इम्यूनिटी भी इन बच्चों की वीक होती है, लर्निंग एबिलिटी भी इनमें नहीं होती। और लेट्स सपोज अगर 2 कज़न्स ने शादी कर ली, अब हो गई है शादी, अब उसके बाद वो क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं? मतलब अगर वो बेबी प्लान करना चाह रहे हैं तो, या प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उसके बाद वो क्या कर सकती हैं कि बच्चा हेल्दी पैदा हो जाए? अच्छा, इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इसके अंदर हम लोग का अब पहली तो बात ये है कि स्ट्रॉन्गली प्रोहिबिटेड है कि अगर 2 लोग एक ही बीमारी के कैरियर हैं, उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि हम ये प्रोग्राम कज़न मैरिजेस के अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं। हम ऑब्वियसली अगर 2 कज़न हेल्दी हैं, वो किसी चीज़ को कैरी नहीं करे, वो ज़रूर शादी करें। लेकिन ये तो तब होगा ना अगर उन्होंने स्क्रीनिंग करवाई स्क्रीनिंग होगी, कराई उन्हें होगी। पता ही नहीं है। अभी तो मैं बात कर रही हूँ कि एक बंदे ने स्क्रीनिंग नहीं करवाई और उसने कज़न मैरिज कर ली है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है, तो प्रेगनेंसी होने के बाद वो ऐसे क्या स्टेप्स ले कि वो एक अच्छे बच्चे को, हेल्दी बच्चे को पैदा कर सके? देखें, ये तो वही वाली बात है कि गो इन द ब्लाइंड रूम को कि आपकी अब आपने स्क्रीनिंग भी नहीं कराई, आपकी शादी होगी, अब प्रेगनेंसी होगी, अब अल्लाह से दुआ करेंगे प्रेगनेंसी सही गुजरे और 9 मंथ बाद जो बच्चा पैदा हो, यही कर सकते हैं। और दूसरी ये बात है, अगर आपको पता है कि आप करियर हैं और फिर भी आपकी शादी हो गई है, फिर तो हम और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। फिर हम इसमें ये है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या दिमाग की कुछ बीमारियों से बचने के लिए हम उसमें फोलिक एसिड माओ को तजवीज़ करते हैं कि वो प्रेगनेंसी से पहले ही शुरू कर दें, क्योंकि फ़र्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं इसके अंदर आपकी बॉडी के आर्गन्स बन रहे होते हैं माँ के पेट के अंदर। जब वो आर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, उस दौरान हमें फोलिक एसिड देना होता है माँ को। वो फोलिक एसिड अगर एडिक्वेट अमाउंट में वो लेती है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिस तरह दिमाग के छोटा रह जाना, दिमाग का काम ना करना, मेंटली रिटार्डेड बच्चे, हराम मगज़ के कुछ मसले हैं, वो सारे जो मसले हैं उनसे भी हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़हन नशीं कर लें कि अगर वो दोनों कैरियर थे, उनकी शादी होगी, प्रेगनेंसी हो गई है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी आपके हाथों से बात निकल गई है। आपके सवाल का जवाब ये था। मैं बेसिकली कुछ और बात भी साथ समझाना चाह रहा था। अब बेसिकली जब प्रेगनेंसी हो गई है तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब वो जेनेटिक मेकअप जो कि माँ और बाप ने मिक्स किया है, वो तो परवान चढ़ने को है। वो तो प्रेगनेंसी जो है अपनी मंजिल की तरफ रवां दवाएं, उसमें तो आप कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय उसके कि आपको कंफर्म हो कि आप जो है आया कि इसमें वो सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स कोई है या नहीं है। उसके भी टेस्ट होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं कि आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। अगर कंफर्म है तो फिर आगे उसकी और भी मज़ीद ऑप्शंस हैं कि आपके पास क्या करें। कितने टाइम के बाद डॉक्टर्स जो हैं वो उस औरत को बता देते हैं कि भाई हेल्दी बच्चा नहीं है, अब जो है अभी भी आप कुछ सोच सकती हो? अच्छा, इसमें इसमें ये है कि हम लोग जब एक प्रेगनेंसी चल रही होती है तो उसके दौरान शुरू के अंदर आपके नॉर्मल स्कैन हो रहे होते हैं। तो उन स्कैन्स के अंदर जब 20 वीक्स को बच्चा पहुंचता है तो 20 वीक्स के बाद उसका एक अनॉमली स्कैन किया जाता है। अनॉमली से मुराद ये है कि कोई अबनॉर्मल चीज़ है वो देखने का स्कैन जो होता है। इसके अंदर हम ये करते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो बच्चे के तमाम अज़ा को चेक करते हैं जो कि बज़ाहिर उस वक्त तक बन चुके होते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट कैसी हो रही है, बच्चे के हाथ पाँव कैसे हैं, क्या उनके डिजिट्स पूरे हैं, बच्चे का ब्लैडर कैसा है, बच्चे का बाकी टंग कैसी है, बच्चे की इंटेस्टाइन डेवलप हुई है नहीं हुई, ये सारे किडनीज डेवलप हुए हैं नहीं हुए, ये सारी चीज़ों को एनॉमली स्कैन के अंदर देखा जाता है। और इसके अलावा और भी स्क्रीनिंग होती हैं, जिस तरह हम डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ये आप माँ के पेट के अंदर से पानी लेके उसके भी टेस्ट किए जा सकते हैं, जिसको हम एमनियोसेंथेसिस कहते हैं। उसके ये होता है कि एमनोटिक फ्लूइड को थोड़ा सा निकाल के उसके टेस्ट, उसके अंदर कुछ चीज़ों के लेवल चेक किए जाते हैं और उससे भी बीमारियों का पता चल जाता है कि ये बच्चा आया कि अगर इसमें ये लेवल रेज हैं तो या आगे फ्यूचर में मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। तो ये मिनिमम जो टाइम है 20 वीक्स के बाद जो नॉर्मली स्कैन है उसके अंदर हम माँ को या उसके पेरेंट्स को, उन दोनों को बता सकते हैं कि ये बच्चा जो आपका हेल्दी है या इनके अंदर ये एबनॉर्मेलिटीज़ या ऑर्गन्स की डेफिशिएंसीज डेवलप हो चुकी है। तो अगर कुछ ऐसा इशू आप देख रहे हैं कि बच्चा हेल्दी नहीं है और ये सोसाइटी में जब आएगा भी तब भी वो ठीक नहीं रहेगा, इन फ्यूचर भी वो ठीक नहीं होने वाला, तो तब क्या आप पेरेंट्स को सजेस्ट कर देते हैं कि इसे ख़त्म कर दें तो ज़्यादा बेहतर देखें, है? ये एक बड़ी लंबी डिबेट है इसके अंदर। इसमें हमारा रिलीजन भी इन्वॉल्व हो जाता है, इसके अंदर साइंस भी इन्वॉल्व है, एविडेंस बेस्ड चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं और बहुत से लोगों के स्ट्रॉन्ग बिलीव हैं कुछ इन चीज़ों के बारे में। लेकिन ये जो फैसले होते हैं ये पेरेंट्स ने करने होते हैं। इसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि जब इस तरह का कोई केस हो तो हम दोनों पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें और उन दोनों को काउंसलिंग करके बताया जाए कि आप जो प्रेगनेंसी है इसके अंदर ये इशू है, ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हाउ यू विल प्रोसीड इट।
तो वो उनकी उस पे एंड पे होता है कि उन्होंने इसको क्या करना है। अगर वो इस चीज़ को कहते हैं कि हम लोग इसको नहीं कर सकते, हम लोग इसको, कुछ लोग होते हैं क्योंकि इमोशनल सेंटिमेंट्स होते हैं, तो वो लोग, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि डॉक्टर की राय ठीक ना हो सकता है कि, लेकिन डॉक्टर आपको एविडेंस बेस्ड बात बता रहा होता है। वो आपको कोई हवा में बात नहीं करेगा, वो सबसे पहले उसका स्कैन देख रहा होता है, फिर उसके कुछ टेस्ट होते हैं उनको देख के बता रहा होता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद एक डॉक्टर तजवीज़ करता है कि भाई अब ये चीज़ है, फ्यूचर में बच्चे के पैदा होने के बाद इसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसके बाद वो फैमिली का एक कलेक्टिव डिसीजन होता है कि आया प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या उसको टर्मिनेट करना है या किस तरफ लेके जाना है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि कज़न मैरिज करनी है, स्क्रीनिंग करवा ली, तो उसके बाद के क्या स्टेप्स होते हैं कि अगर उनकी स्क्रीनिंग में पता चल गया कि भाई ये दोनों जो पार्टनर्स हैं ये कोई ना कोई बीमारी अंदर अपने मतलब सेम बीमारी रखते हैं, तो उसके बाद का हल क्या हो सकता है? देखें, इसमें आप जब स्क्रीनिंग कराते हैं तो वो किसी एक बीमारी की स्क्रीनिंग तो है नहीं है। उसके अंदर आपकी काफ़ी जो ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी बड़ी बोली, इसके अंदर काफ़ी डिसऑर्डर्स हैं। हो सकता है कि जो फीमेल पार्टनर है और मेल पार्टनर है, इन दोनों का जो एक जीन है, रिसेसिव जीन, जो कैरियर है किसी बीमारी, हो सकता है वो सिकल सेल डिजीज़ का मेल में भी कैरियर है और फीमेल भी कैरियर है। तो जब ये दोनों का मिलाप होगा और जो बच्चा पैदा होगा वो उन दोनों का मेजर बच्चा पैदा होगा। अब ऐसा नहीं है कि एक फ़ीमेल थैलासीमिया की कैरियर है लेकिन जो मेल है वो किसी मस्कुलर डिजीज़ का कैरियर है। तो जब इनका मिलाप होगा तो ना थैलासीमिया वाली डिजीज़ होगी ना मस्कुलर वाली होगी। उसकी रीज़न ये है कि जो थैलासीमिया वाली मदर थी उसका जो कैरियर स्टेट थी, लेकिन पेरेंट कैरियर नहीं है थैलासीमिया का। जो पेरेंट कैरियर था मस्कुलर डिसऑर्डर का, वो फीमेल जो है मदर है वो कैरियर नहीं है। तो ये जब हम जेनेटिक टेस्ट कराते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि आया दोनों पार्टनर एक ही डिज़ीज़ के कैरियर तो नहीं है। अगर वो एक ही डिज़ीज़ के कैरियर हों तो हम स्ट्रॉन्गली उस चीज़ को अवॉइड करने का मशवरा देते हैं। उन लोगों को समझाया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उसके लिए काफ़ी सेशंस होते हैं, उन लोगों को इन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाते हैं कि आया अगर ये होगा तो ये चीज़ ऑब्वियसली होगी। तो उसके बाद वो ऑब्वियसली आपको पता है कि फैमिली मैटर्स होते हैं। पाकिस्तान के अंदर लोगों ने, ये होता क्यों है, पाकिस्तान के अंदर वेल्थ को एक ही फैमिली में रिटेन करना है, कज़न मैरिज, आपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लेना है, फ़लाँ जी जट है उसकी शादी जो है वो जट्टों में होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो है, हमारी ज़मीनें जो हैं वो शेयर हैं, हमारे जो बाप दादा हैं वो इकट्ठे खेती बाड़ी करते थे, हमारे जो MP MN जो असम्बली में सेम है उसकी बेटी की उसी के साथ होगी, वरना बाहर शादी नहीं होगी। अराइयों में ये बड़ा कॉमन है, अराई हैं, जट हैं, ये लोग इस चीज़ से बाहर नहीं निकलते हैं। सैयद फैमिलीज़ हैं वो भी एक ही उस चीज़ में चलते हैं, वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं। इसके अलावा आप देखें कि जायदाद की तकसीम, लोग कहते हैं जी अगर हमने इसको बाहर कहीं शादी कर दी तो हमारी सारी जायदाद जो है वो कोई बाहर की लड़की आएगी वो हड़प कर जाएगी, वो इस पे कब्जा हो जाएगा, उसका हिस्सा आ जाएगा। इन जायदादों के पीछे अपनी पूरी नस्ल खराब कर देते हैं। ये चल रहा है ना, ये सोसाइटी, ये वो बातें हैं। तो ऐसे घर भी देखे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ एक या दो औलादें दी हैं और वो दोनों भी ठीक नहीं हैं, वो दोनों भी डिसेबल हैं। एक बच्चे का मैं जिक्र करूं तो हमारी एक जानने वाली फैमिली है, उनके पास एक ही बेटा है, इतना पैसा है, लेकिन एक ही बेटा है। जब वो सोता है तो वो 10-10 दिन नहीं उठता, और उसके पेरेंट्स के लिए ये बड़ी नॉर्मल बात है कि वो सो गया तो उसने 10-15 दिन उठना ही नहीं है, वो सोया ही रहता है, और 15 दिन बाद वो उठता है और वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसे ये भी नहीं याद होता कि वो 15 दिन सोया, वो 15 दिन उठा ही नहीं है, बिल्कुल बेड से नहीं उठा। तो ये मुझे बताएं कि ये कौन सा डिसऑर्डर है, और उनकी भी कज़न मैरिज है। आप देखें कि इसमें मैं आपकी बात की तरफ आने से पहले आपको बताता चलूं कि सेठ हाबत कौन नहीं जानता उनको, उनके नाम से हम स्लैंग यूज़ करते हैं कि तो सेठ हाबत दा पुत्तर हैं, तो इस तरह के स्लैंग भी हम यूज़ करते हैं। तो उसने हमज़ा फाउंडेशन के नाम से डिसेबल लोगों, जो हेयरिंग जिनके प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए फ़ाउंडेशन बनाई हुई है। तो जौहर टाउन में भी उनका कैंपस है। तो उनका जो अपना बेटा है वो डिसेबल है, वो उनके कुछ इश्यूज़ हैं, और उन्हीं की मेमोरी में उन लोगों ने उस अपने बेटे के नाम पे उन्होंने फाउंडेशन का आगाज़ किया। अब देखें कि अल्लाह ताला ने कितनी जायदाद दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन उनमें डिसऑर्डर्स हैं। तो दूसरी, अब आपकी बात की तरफ आता हूँ, तो हो सकता है कि वो जो उनको डिसऑर्डर है उसके अंदर इसको हम एक्सेसिव, जो एक होता है कि आप कोमा में चले गए हैं, एक होता है कि आपको एक्सेसिव नींद आ गई है। एक्सेसिव नींद जो आ गई है ना, इसको हम नेक्रोलेप्सी बोलते हैं। नेक्रोलेप्सी का मतलब ये होता है कि आप एवरी टाइम आपको ना बैठे बैठे नींद आ जाएगी, आप ड्राउजी हो जाएंगे, आप आवर्स तक जो है ना सोते रहेंगे विदाउट एनी रीज़न।
उसमें ये होता है कि आपके ब्रेन के जो स्लीपिंग सेंटर्स हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं। जब वो हाइपर एक्टिव होते हैं तो वो आपकी बॉडी को वो उस डॉर्मेंट स्टेट में रखते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि सर्केडियन साइकिल होता है एक हमारे जिस्म के अंदर। हम दिन और रात के लिहाज से अल्लाह ताला ने हमारे हार्मोन के सिस्टम को सिंक्रोनाइज्ड किया है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम धूप में जाते हैं तो हमारे जिस्म में कुछ और हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जब हम रात को या अंधेरे में होते हैं तो और हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमें नींद आना शुरू हो जाती है, जिसमें एक मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो दिमाग से रिलीज़ होता है। तो जो आप डिसऑर्डर की बात कर रही हैं, हो सकता है कि उनके ब्रेन में कुछ इसी तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स हों जिसकी वजह से वो एक्सेसिव ड्राउजी रहते हों, ज़्यादा सोने की नेक्रोलेप्सी का उनको मसला हो। ये चीज़ें ऑब्वियसली बहुत कॉमन है इन लोगों में। तो कज़न मैरिजेस में जिनके बच्चे इस तरह पैदा हो जाते हैं, उनके ठीक होने के चांसेस होते हैं? इस पे फिर वही डिपेंड करता है कि जब एक बच्चा, अगर तो थैलासीमिया मेजर का बच्चा है तो उसके तो ट्रांसफ्यूजन के अलावा उसका कोई हल नहीं है, उसने सारी ज़िंदगी इसी को ट्रांसफ्यूजन ही लेना है। लेकिन अगर कुछ माइल्ड डिजीज़ हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मेटाबॉलिज्म के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, उनके अंदर ये हो सकता है कि हम वो अगर एंजाइम जो डेफिशिएंट उनमें हुआ, वो अगर एंजाइम उसको रिप्लेस कर दें कि वो बंदा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। जिस तरह फिनाइल कीटोन यूरिया है, उसके अंदर एंजाइम डेफिशिएंट होता है। ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोजा, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो रेडिएशंस वगैरह से ये भी प्रिवेंटेबल होती हैं। इसके अलावा गैलेक्टोसीमियाज जितने भी हैं वो सारे, उसमें ये है इन कि डिजीज़ के बारे में बताते भी जाएं कि ये किस किस्म की बीमारी होती है, किस तरह पता चलता है कि भाई आप इस बीमारी से गुजर हैं। अच्छा, एक सब नाजरीन के लिए ये है कि इन सब बीमारियों को छोड़ के, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर एक एक बीमारी को हम कहते हैं इसकी ये सिम्टम्स आएंगी, ये सिम्टम्स आएंगी। अगर आपका बच्चा 1-2 साल का है, क्योंकि सारी माएँ, सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को ऑब्वियसली कपड़े भी चेंज करते हैं, नहलाते भी हैं, तो उनको पता होता है। अगर इस जगह पे होता है आपका जिगर, इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे तिल्ली होती है, अगर आपको महसूस होता है कि उसके, अगर आप इधर हाथ लगाते हैं आपको कोई मैस या सख्त चीज़ नज़र आती है, फील होती है, तो लेफ़्ट साइड पे भी फील होती है, इसका मतलब है उसका जिगर और तिल्ली बढ़ी हुई है, जिसको हम आम अल्फाज में लोग कहते हैं जिगर और तिल्ली बढ़ गई।